तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, उत्तर छायावादी कविता, दिनकर और बच्चन जी। दिनकर जी और बच्चन जी के कविता के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये उत्तर छायावादी में हम लोग आ गए हैं। जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो सबसे पहले चैप्टर में निर्गुण भक्ति काव्य, फिर शगुन भक्ति काव्य, रीति काव्य और छायावादी काव्य, ये 4 चैप्टर वो पढ़ चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है उत्तर छायावादी कविता। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी कविता में छायावाद के बाद की काव्य धाराएं उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनका आरंभ 1936 ईस्वी के आसपास छायावाद के अंत की घोषणा के साथ हुआ था। ठीक है, छायावाद के बाद ही आया है। फिर से हम बता रहे हैं, सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्य था, उसके बाद सगुन भक्ति काव्य आया, फिर रीति काव्य, फिर छायावादी काव्य और उसके बाद उत्तर छायावादी कविता, या इसी को प्रगतिवाद भी कहा जाता है। उत्तर छायावादी युग की कविता में छायावाद की प्रवृत्तियों के साथ साथ कुछ नवीन प्रवृत्तियां भी जुड़ गई। ठीक है, छायावादी युग में क्या बोल रहा है, छायावाद की प्रवृत्तियां तो हैं लेकिन कुछ इसके साथ नई नई चीजें भी इसमें जुड़ी, उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इस युग की कविता में व्यक्तिगत अनुभूतियों के साथ ही मस्ती की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। संकीर्णता का विरोध, नश्वरता की अनुभूति और तटस्थता का भाव भी इसमें मिलता है। इस युग के एक प्रतिनिधि कवि बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन। इनकी कविता की भाषा सहज, सरल और शैली गीतात्मक है। बच्चन आदि के समानांतर ऐसे प्रगतिवादी कवि भी लिख रहे थे जिनमें समाजवादी विचारधारा के प्रति गहरा आकर्षण था। आपने हिंदी की माध्यमिक पाठ्य पुस्तक में 2 प्रगतिवादी कवियों केदारनाथ अग्रवाल और नागा अर्जुन की कविताएं पढ़ी हैं। ठीक है, जब आप 10 का चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो उसमें केदारनाथ अग्रवाल और नागा अर्जुन की कविताएं थी। इन कविताओं की प्रवृत्तियों से आप परिचित हो चुके हैं। प्रगतिवादी कविता समाज में शोषण का विरोध करती है, शोषित में शक्ति देखती है, सामाजिक आर्थिक विषमता पर व्यंग करती है, प्रेम और सौंदर्य को सामाजिक मूल्यों से जोड़कर देखती है। तो प्रगतिवादी कविता क्या कह रही है कि किसी का शोषण ना किया जाए, ये शोषण विरोधी है, किसी को आपको दबाना नहीं है। ठीक है, जो लोग शोषित हैं, जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनमें शक्ति देखती है, उनको बल देती है। सामाजिक आर्थिक जो गैप है, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक विषमता है उस पर व्यंग करती है, उस पर बात करती है। प्रेम और सौंदर्य को सामाजिक मूल्यों से जोड़कर देखती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे दिनकर जी और बच्चन जी की कविताएं तो ये सब चीजें हम लोग वहां देखेंगे। श्रमिक वर्ग के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समाज के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण इस कविता की प्रमुख विशेषता है। आइए इस पाठ में हम उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन की कविताएं पढ़ें और समझें। ठीक है, अब देखिए वीडियो को आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, मैं तरह तरह से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बस ध्यान से 2 से 3 बार वीडियो अगर आप सुन लेते हैं तो अपने वर्ड्स में आप आंसर लिख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कविता में निहित दर्शन और विचारों की सराहना कर उन्हें प्रस्तुत कर सकेंगे। जीवन में समझौता करने की स्थितियों के गुण दोष का उल्लेख कर सकेंगे। आगे देखिए, जीवन के उद्देश्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। भूत और भविष्य की चिंता से परे
वर्तमान का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे, कविता में प्रयुक्त लाक्षणिक प्रयोगों और प्रतीकों को स्पष्ट कर सकेंगे, कवि की औजपूर्ण और दार्शनिक भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे, पठित कविताओं के भाव एवं शिल्प सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले है रामधारी सिंह दिनकर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का फोटो है। ओके, इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ना चालू करें, सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स है, शब्दार्थ वो लिख लीजिए क्योंकि ये काम आएगा। शब्दार्थ: विभा, चमक, कांति, पीयूष, अमृत, दूध, तुंग, ऊंचा, शैल शिखर, पर्वत की चोटी, सोम, अमृत, अश्निघात, वज्र के समान, कठोर चोट, संगीन, नुकीला हथियार जो बंदूक के आगे लगाया जाता है, शोणित, खून, अयाल, सिंह की गर्दन के बाल, किरिच, छोटी बरछी, पेट में घोंपी जाने वाली तलवार या कटार, चाम, चमड़ी, त्वचा या खाल। ठीक है, आइए देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता है परशुराम के उपदेश। इसमें 3 भाग है, 1, 2 और 3। पहले मैं एक बार ये पूरा आपके लिए पढ़ दूंगा, उसके बाद हम लोग एक एक अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये मूल पाठ है, परशुराम के उपदेश। अब आप इस कविता को 3-4 बार औजपूर्ण स्वर में पढ़ जाइए। देखिए, हिंदी है या कोई भी आप वीडियो क्लास करते हैं, इसको आप 2-3 बार जब सुन लेते हैं तो क्या होता है ना, वो आपको याद हो जाता है, फिर आपको एग्जाम में बहुत आसानी होती है। आइए पहला अंश देखते हैं। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। दूसरा अंश। स्वातंत्र्य जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है, नत हुए बिना जो असीन घात सहित है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहित है, वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही सब आगे सहोरे। तीसरा अंश। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। पकड़ो अयाल अनघड़ पर उछल चढ़ो रे, किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ो रे। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके अंश को देखेंगे, समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये देखिए, जो बोध प्रश्न है, पाठांत प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं कि ये सारा नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको दिया जाए तो 9051378712 इस नंबर पे आप हमें संपर्क करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको हम लोग सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए पहला अंश हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्रसंग। भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कवि देशवासियों में उमंग और उत्साह भरते हुए वीरता का भाव जगाना चाहते हैं तथा देशवासियों से उद्यम और पराक्रम की अपेक्षा करते हुए वैराग्य छोड़ने की बात करते हैं। जो पहला अंश है उसमें देखिए क्या हो रहा है। चीन से आक्रमण हुआ है, ठीक है, भारत पर चीन ने आक्रमण किया है।
तब ये कविता लिखी गई थी। प्रस्तुत पंक्तियां शौर्य और देश प्रेम पाठ के उद्बोधन शीर्षक से ली गई है। ठीक है, परशुराम के उपदेश। इसके जो रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्ति के अपने बाहुबल पर विजय बनने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, देशवासियों में वीरता की भाव जगाने के लिए ये कविता लिखी गई है। व्याख्या देखिए। आप कविता के इस प्रथम अंश को ओजपूर्ण स्वर में पढ़कर इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। कवि का विचार है कि हमें समय अनुसार आचरण करना चाहिए। जिस समय पे जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार, उसके ही अकॉर्डिंग आपको अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वैराग्य धारण करना प्रत्येक परिस्थिति में ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए यह देशवासियों से कहता है, तुम वैराग्य छोड़ो, अपनी भुजाओं की शक्ति को पहचानो, अर्थात संसार के प्रति उदासीनता का मार्ग छोड़कर सक्रमक बनो। अपनी शक्ति के अनुरूप तलवार और बंदूक उठाओ और कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग खोजो। हार मत मानो। देखो, अगर अभी युद्ध है तो युद्ध की तरह आचरण करो। जितना तुम्हारा शक्ति है, तलवार उठा सकते हो तो तलवार उठाओ, बंदूक उठा सकते हो तो बंदूक उठाओ। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हार मत मानो, अपना रास्ता ढूंढो। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से लड़ो, वीर बनो। दुर्गम सीमाओं को पार करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। ए देशवासियों, योगी नहीं वरन विजय के समान जीना सीखो। विजय के सदृश जियो रे। पंक्ति में कवि देशवासियों को कर्मठ बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि देशवासी जीवन संग्राम में अपने कर्तव्य पथ पर सदा विजयी बने। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का सौंदर्य भी दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए। योगी योग ध्यान में लीन सांसारिक मोह से दूर चुप बैठा होता है, जबकि वीर विजय की लालसा में कर्तव्य पथ पर चलता हुआ विजय पताका फहराकर ही दम लेता है। अब देखो, युद्ध का माहौल है, भारत और चीन में युद्ध हुआ था, तो उस समय कह रहा है कि तुम योगी मत बनो, कर्तव्य पथ मोह को त्याग के दूर चुप मत बैठो, वीर बनो, लड़ो और विजय पताका प्राप्त करो। आज तुम्हारे देश पर आक्रमण हुआ है, जितनी शक्ति है तुम्हारे पास उस शक्ति से लड़ो और विजयी बनो। कवि यहां कहना चाहता है कि संघर्ष की जरूरत के समय योगियों से देश का उद्धार नहीं होगा, वीरों से ही देश की रक्षा होगी। दोनों की विशेषताएं इस प्रकार है। अब देखो, संघर्ष का समय है, अगर आप योगी बनोगे तो आप अपने देश को खो दोगे, आप हार जाओगे। ठीक है, जब संघर्ष का समय होता है तो वीर जो होते हैं वही देश की रक्षा करते हैं। अब देखिए, योगी और विजयी में क्या क्या विशेषताएं हैं। योगी योग ध्यान में लीन रहते हैं, निर्मोही होते हैं, असंसारिक होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, विजयी दृढ़ निश्चयी, निर्भीक, वीर, उत्साही, परिश्रमी। ठीक है, आइए। लेकिन कवि का तात्पर्य यह नहीं है कि हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहो। अहिंसा को त्यागने पर कवि का बल इसलिए है, जब शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तब भी अहिंसा के दर्शन पर अड़े रहना उचित नहीं होता। कभी कभी देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिंसा आवश्यक बन जाती है। कवि जो हैं वो योगियों के विरोधी नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है कि आप पर आक्रमण हो रहा है तो आप योगी की तरह रहकर नहीं जी सकते हैं। आपको तब वीर बनना होगा, तब आपको आक्रमण से बचने के लिए उसके अनुसार
काम करना होगा। अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए कभी कभी हिंसा आवश्यक होती है। कवि कहता है कि वैराग्य का त्याग करने पर अब करके अपनी भुजाओं की शक्ति को पहचानो, और शक्ति के संदर्भ में कवि ने चट्टानों की छाती से दूध निकालने की बात कह दी है। कवि कहता है कि कठिन परिस्थितियों में अपना मार्ग खोजो, दुर्गम पथ पार करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। केवल अहिंसा की बात कहने से देश सुरक्षित नहीं रहेगा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए सबको प्रयत्नशील रहना होगा। आइए टिप्पणी देखते हैं। क, बाहों की विभा से तात्पर्य है भुजाओं की शक्ति। कवि यहां कहना चाहता है कि प्रत्येक देशवासी अपनी शक्तियों को पहचान कर उनका उपयोग करें। ख, चट्टानों की छाती से दूध निकालना का अर्थ है कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना। ग, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि चंद्रमा में जो अमृत तत्व है उसे पाने की चेष्टा करो, अर्थात ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बनाकर उसका बहुमूल्य तत्व पाने की कोशिश करो। घ, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियोरे। जिस प्रकार कोई पर्वतारोही सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर अपनी विजय पताका लहरा देता है और ऊंचाई का आनंद प्राप्त करता है, वैसे ही सभी बाधाओं को पार करके विजय का अमृत पान करो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अंश 2 है। एक बार अंश 2 मैं आपके लिए वापस पढ़ देता हूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्वातंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है। नत हुए बिना जो अशीन घात सहित है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहित है। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, जो पड़े आन खुद ही सब आगे सहोरे। आगे देखिए अंश 2। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले प्रसंग देख लीजिए। इस अंश में कवि स्वतंत्रता को मानव जीवन के लिए अनिवार्य मानता है और कहता है कि उद्यमी लोग ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि संसार में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। आइए व्याख्या देखते हैं। जब पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहता है तो भला हम मानव स्वतंत्र क्यों नहीं रहना चाहेंगे? हर कोई आजाद रहना चाहता है। मनुष्य जब गुलाम होता है या उनकी स्वतंत्रता पर संकट मंडराता है तो वह स्वतंत्र होने या स्वतंत्रता को बचाने के लिए क्या नहीं करता। आपको अगर कोई कैद करने की कोशिश करेगा तो आप आज़ादी के लिए क्या नहीं करेंगे? आप अपना पुरजोर कोशिश करेंगे, आप जो जो कर पाएंगे सब कुछ करेंगे। भारतवासियों ने आज़ादी पाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अपने खून बहाए थे। आज़ाद होने के बाद भी इस देश पर संकट आया तो जागरूक लोगों ने स्वतंत्रता की चेतना का प्रचार किया। इसी भाव को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहा है, सभी मानव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यह मनुष्य जाति की लगन और प्रत्येक व्यक्ति की धुन या इच्छा है। कोई गुलाम रहना नहीं चाहता। उनकी सीखी हुई आदत नहीं बल्कि मौलिक प्रवृत्ति है। ये हमारा अधिकार है कि हम स्वतंत्र रहें। संसार में वही राष्ट्र स्वतंत्र रह पाता है जिसमें स्वाभिमान है, जो स्वतंत्रता के लिए बिना झुके मुसीबतों की चोट सह लेता है।
कवि आगे कहता है कि ए देशवासियों, तुम वीरता छोड़कर दूसरों का पैर मत पकड़ो, अर्थात किसी की दास्ता मत स्वीकार करो, किसी की गुलामी मत स्वीकार करो। आग से गुजरते हुए या कठिनाइयां सहते हुए अपनी आन बचाए रखो, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखो। कवि कहता है कि प्रत्येक मानव स्वतंत्र रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है। स्वतंत्रता मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति है जिसमें स्वाभिमान है। वही जाति संसार में जीवित रहती है और स्वाभिमानी ही बनी बिना झुके प्रत्येक चोट को सहन कर पाने में सक्षम होता है। कवि कहता है कि वीरता का त्याग करके दूसरों के पैर मत पकड़ो, अर्थात किसी की दास्ता को स्वीकार मत करो और जीवन में कठिनाइयां सहते हुए अपनी आन को, अपनी इज्जत को बचाए रखना ही वीर का धर्म है। आइए टिप्पणी देखते हैं। आसीन घात सहना, असीन घात सहना, कठोर से कठोर चोट सहना, चरण गहना, किसी के भरोसे रहना, दयनीय बन जाना, आग सहना, अग्नि से गुजरना या कठिनतम परिस्थितियों में से सफलपूर्वक निकालना। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अंश 3 पढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं अंश 3 आपको समझाऊं, पहले अंश 3 को वापस देख लेते हैं। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। पकड़ो अयाल, अंधड़ पर उछल चढ़ो रे, किरिचों पर अपने तन का चाम मढ़ो रे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रसंग। इस अंश में कवि देशवासियों में उत्साह जगाते हुए कहता है कि देश को स्वाधीन रखने के लिए जोखिम एवं संघर्ष आवश्यक है। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो देश आज़ाद नहीं रहेगा, आप फिर से किसी के गुलाम हो जाएंगे। एक बार आप अंग्रेजों के गुलाम थे, बहुत कष्ट से, बहुत लड़ाइयों के बाद, बहुत त्याग के बाद, बहुत लोगों की खून बहाने के बाद आपको आज़ादी मिली। तो अपने आज़ादी को बचाए रखिए, अपने आन, अपने सम्मान को बचाए रखिए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके लिए संघर्ष करिए, लड़िए, जोखिम उठाइए। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि वह देश जहां के लोगों में कठिनाइयों के आने पर उत्साह न जगे, जहां छातियां संगीनों के वारों से डर जाएं, जहां के नागरिक खून बहाने के बदले आंसू बहाए, वह देश कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। आप कवि कहता है कि लोगों को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। आपके छातियों में अगर बंदूक से वार किया जाए तो इससे डरना नहीं चाहिए। आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए, खून बहता है तो बहने देना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप स्वतंत्र नहीं रह सकते और गुलामी की जिंदगी बहुत ही तकलीफदेह हो जाएगी। आगे कवि आह्वान करता है कि शेर के अयाल, गर्दन के बाल पकड़ने का साहस रखो, आंधियों पर सवारी करने का हौसला दिखाओ और किरीचों, घोंपने वाली तलवार या कटार को अपनी खाल से मढ़ने की निर्भीकता का प्रदर्शन करो। अर्थ हुआ कि साहस, हौसला, चुस्ती फुर्ती दिखाने के साथ साथ अपने शरीर का बलिदान करने वाली निर्भीकता ही वीरत्व की पहचान है। जिस देश में ऐसे वीर होंगे वही देश स्वाधीन
रह सकता है। आशय है कि ये देशवासियों, तुम शत्रु की गर्दन पकड़कर शत्रु सेना पर टूट पड़ो। इस कर्म में तुम भी क्षत विक्षत हो सकते हो, मगर इसकी बिल्कुल भी परवाह ना करो। स्वाधीन रहने की कीमत मृत्यु भी हो तो उसका वरण करो। कवि ने कहा कि देश के लोगों में विपदा आने पर उत्साह न जगे, जिनकी छातियां बंदूक के वार से डर जाए, जहां लोग खून बहाने से के स्थान पर खून बहाने की जगह पर आंसू बहा दें, वे कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते। कवि कहता है कि देश की रक्षा के हित में वीरता को जगाना चाहिए। शेर की गर्दन पकड़ने का साहस मन में जगाना चाहिए। कटार पर अपनी खाल को मढ़ने का हौसला बनाना चाहिए, अर्थात देश पर बलिदान होने के लिए तैयार रहना चाहिए और शत्रुओं की सेना पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ना चाहिए, क्योंकि स्वाधीनता की कीमत यदि मृत्यु है, आज़ादी की कीमत यदि मृत्यु है, तो उसका भी हमें वरण करना चाहिए, उसको भी हमें कबूल करना चाहिए। टिप्पणी: कवि ने आंधियों का प्रयोग शत्रु सेना के लिए किया है। एक विशाल सेना जो आंधी की भांति आगे बढ़ी चली आ रही है। यहाँ पे चीन और भारत की युद्ध की बात हो रही है, चीन की सेना की बात हो रही है। एक वीर उनको देखकर युद्ध के लिए उमंग से भर उठता है। यहाँ अंधड़ शत्रु रूपी आंधी का प्रतीक है। अयाल सिंह की गर्दन के बालों को कहते हैं। जो शक्तिवान होता है वह सिंह के बालों को पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है और सवारी करता है। कवि वीरों का आवाहन करता है कि तुम सिंह रूपी ताकतवर शत्रु को देखकर डरो मत, उस पर चढ़ बैठो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग भाव तथा शिल्प सौंदर्य देखेंगे। दिनकर अपने विशिष्ट काव्य प्रयोगों से भाषा को लाक्षणिक बनाने में सिद्धहस्त है। वे ऐसे प्रयोगों की झड़ी लगा देते हैं जैसे बाहों की विभा संभालना, चट्टानों की छाती से दूध निकालना, चंद्रमाओं को पकड़कर निचोड़ना आदि। किंतु ये प्रयोग मात्र चमत्कार पैदा करने के उद्देश्य से नहीं होते, बल्कि इससे भाषा और भावों की सामर्थ्य बढ़ जाती है। वीरता और देश प्रेम दिनकर के काव्य का मूल स्वर है। प्रस्तुत रचना में दोनों का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रत्येक पंक्ति प्रेरणा, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण है। परिस्थितियों की मांग को समझते हुए कवि ने वैराग्य का खंडन किया है और वीरता की भावना को जगाने के लिए लाक्षणिकता का सुंदर उपयोग किया है। स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हुए उसकी रक्षा का भी औजपूर्ण शब्दावली में आवाहन किया है। दिनकर की कविताओं में भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है। भावना रूप भाषा उनके संकेतों पर चलती दिखाई देती है। भाषा के तत्सम रूप के प्रयोग में वे अग्रणी दिखाई देते हैं, जैसे विभाशिला, शैल शिखर पीयूष, वीरत्व, शोणित, अश्रु आदि। कविता की लयात्मकता और गात्यात्मकता सराहनीय है, जिससे कविता के वाचन में अद्भुत आनंद आता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इनमें कवि ने लाक्षणिक प्रयोग किया है। क वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो। ख
पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। ग, किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ोरे। आइए अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के कविता को पढ़ेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी का फोटो है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज हमारे यहाँ से क्लासेस मिले, आप क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहते हैं, सॉल्व सैम्पल पेपर्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, आपको लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए, तो ये सब कुछ मिलेगा। आप 9051378712 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, ये सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। ठीक है, आइए हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, बच्चन जी ने अपनी रचनाओं में बेबाकी से अपने निजी जीवन का वर्णन किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, कविता हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से ली गई है। 1937-38 में लिखी इस रचना में कवि ने अपने जीवन के अनुभवों को उजागर किया है। कवि की यह रचना भारतीय नारी के अस्तित्व को अपने संसार में विलीन कर देने का एक मार्मिक उदाहरण है। सन 1936 में बचपन जी की पत्नी श्यामा का निधन हो गया। कवि को अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था और उनके निधन से बच्चन जी का जीवन अवसादों से घिर गया था। उन्होंने माना कि श्यामा के साथ वह भी कुछ मर गए और उनमें श्यामा भी कुछ जीती रहीं। यही हम सभी के जीवन का सत्य है कि यदि हमारा आत्मीय जन नहीं रहता है तो हमारे अंदर भी कुछ मर जाता है और हमारी स्मृतियों में भी प्रिय जीवित रहता है। यह कविता किसी व्यक्ति की निजी गाथा नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन के कोमल कठोर पक्षों को जीवंत करती कविता है। इसके साथ ही इससे जीवन जीने की अद्भुत सीख भी प्राप्त होती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। हम उन बातों को भूल जाना चाहते हैं जिनसे हमें कष्ट पहुंचता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन बातों को याद करने से हमें खुशी मिलती है उन्हें हम बार बार याद करना चाहते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। अपनी स्मृतियों के मधुर और कटु अनुभवों को उन्होंने इस कविता में पिरोया है। सुख और दुख दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। कवि के समक्ष स्मृतियों मधुर कटु के चयन का द्वंद्व है। कवि स्मृतियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। आइए हम लोग मूल पाठ की तरफ बढ़ें। इससे पहले कि हम लोग मूल पाठ पढ़ें, सबसे पहले कुछ शब्दार्थ लिख लीजिए जो आपको मूल पाठ पढ़ने में काम आएगा। शब्दार्थ: अगणित, जिसे गिना ना जा सके। उन्माद, प्रेम, किसी भाव की अतिशयता, अत्यधिक प्रेम। क्षण, पल, थोड़ी देर। अवसाद, विषाद, दुख, सुस्ती। रजनी, रात। घड़ी, समय, अवसर, वक्त। आबाद, चहल पहल। दिल भारी होना, दुख का अनुभव करना। सुधि, चेतना, होश, याद। सुधियों के बंधन, यादों से छुटकारा न पाना। आइए स्टार्ट करते हैं। मूल पाठ:
आइए कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता क्या भूलूं क्या याद करूं मैं को पढ़ें। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं। रजनी की सुनी घड़ियों को रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आगे देखिए। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं। सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आइए, क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो हमें जो नंबर दिया है उसमें संपर्क करिएगा। अंश 1, कविता के इस अंश को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग 3 अंश पढ़ेंगे। एक एक करके अंश मैं पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आइए, सबसे पहले हम लोग प्रसंग देखेंगे। आपने देखा कि यह कविता जीवन के उन्माद और अवसाद पर आधारित है। उन्माद और अवसाद। उन्माद का मतलब क्या होता है। उन्माद का मतलब होता है अत्यधिक प्रेम, और अवसाद का मतलब होता है दुख। अतीत में कवि के लिए कुछ सुखमय प्रेम के क्षण रहे हैं जो बीत चुके हैं। पहले ही पंक्ति में कवि ने अपनी स्मृति में बसी हुई कटु और मधुर यादों को पुनः स्मरण करने और न करने की किंकर्तव्य विमूढ़ता दिखाई है। कवि मैं के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मनोभावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। वह स्मृतियों के द्वंद्व से मुक्ति की कामना करता है। यह कविता में हम लोग देख रहे हैं कि जो कवि है वह अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब वह सुखी था। ठीक है, वो दिन बीत चुके हैं। कवि समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनके मन के भावों के बारे में बात कर रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन के दोनों पक्ष, सुख और दुख के मर्म को प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण हैं जो उसे सुख प्रदान करते हैं, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उत्साहित और उल्लासित करते हैं। साथ ही वह अवसादों के क्षणों को भी याद करता है। कवि के जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण आते हैं जब वह अवसादों से घिर जाता है और बहुत दुखी और उदास हो जाता है। यही हाल प्रत्येक व्यक्ति का है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जिससे वह खुश हो जाता है। उसके जीवन में उसे आनंद मिलता है, वह उत्साहित होता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी भी घटनाएं हैं, ऐसे भी क्षण आते हैं जब वह बहुत दुखी हो जाता है, वह बहुत उदास हो जाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के सुख दुख दोनों पक्षों की बात की है। मैं का प्रयोग कवि के साथ ही समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। कवि की यह वेदना है कि रात्रि के समय जब चारों ओर चुप्पी का वातावरण छा जाता है, शांति हो जाती है, उस समय किन बातों को याद करके वह अपना समय व्यतीत करे। उन्माद और अवसाद दोनों ही कवियों को
इस एकांत व सूनेपन में पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वह असमंजस की स्थिति में है कि अकेलेपन में खुश के क्षणों को याद करे या दुख के। सच तो यह है कि वह कब कुछ भी भूल नहीं पा रहा, इसलिए भूलने और याद करने की दुविधा में है। यहाँ पर कवि की जो पत्नी है जिनसे वह अत्यधिक प्रेम करते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कवि अब बहुत अकेला है। यही चीज उसको बहुत तकलीफ दे रही है। उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे पल थे, ऐसे क्षण थे जब वह खुश था। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। जीवन के बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जब वह खुश रहता है, बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जब वह दुखी रहता है। जब वह अकेला रहता है, आप भी जब अकेले रहते होंगे तो आपको यह सोचना पड़ता होगा कि कौन से पल को याद करें। खुशी के पल को याद करके खुश रहें या दुख को याद करें। कवि जीवन के दोनों पक्ष, सुख और दुख के मर्म को अपने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि जीवन में अनगणित क्षण सुख प्रदान कर नई ऊर्जा का संचार करती है, उत्साहित और उल्लासित करती है। वह दुख के क्षणों को भी याद करता है। कवि के जीवन में ऐसे अनगणित क्षण आते हैं जब वह दुखों से घिर जाता है और बहुत दुखी और उदास हो जाता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के सुख दुख दोनों पक्षों पर प्रकाश डाल रहा है। मैं का प्रयोग कवि ने इसलिए किया है क्योंकि यह समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। कवि की दुविधा है कि रात्रि की चुप्पी में वह किन बातों को याद करके अपना समय व्यतीत करे। वह असमंजस की स्थिति में है कि अकेलेपन में खुशी के क्षणों को याद करें या दुख के। सच तो यह है कि वह कुछ भी नहीं भूल पा रहा है, इसलिए भूलने और याद करने की दुविधा में है। आइए टिप्पणी देखते हैं। आप जानते हैं कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगणित अवसादों के क्षण है में अ वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। जहां एक ही शब्द बार बार आवृत होती है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, पंक्तियों में किन किन शब्दों की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली के सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा भावानुकूल एवं प्रवाहमयी है। इस कविता में बार बार क्या और किन शब्दों का प्रयोग सार्थक है। यहाँ कवि प्रश्न नहीं कर रहा है, बल्कि वह कह रहा है कि याद करने को उसके पास बहुत कुछ है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा अंश 2 है। सबसे पहले अंश 2 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भर जाती, भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आइए अंश 2 देखते हैं। प्रसंग, कवि के जीवन में सुख दुख दोनों रहे हैं। वर्तमान में सुख दुख को याद करता है तो उसे उदासी घेर लेती है। इसी उदासी के कारण वह अपने को ही मानता है। आइए व्याख्या देखते हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि आंसू प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि ये हर समय
साथ देते हैं, चाहे सुख का समय हो या दुख का। आप सुखी होते हैं तो भी आंसू निकलता है, दुखी होते हैं तो भी आंसू निकलता है। ठीक है। हमारे जीवन में हमारा प्रिय या संबंधी यदि हमारे पास नहीं होता तो उसके साथ बिताए गए अच्छे समय की यादें भी आंखों में आंसू ले आती है। ये आंसू खुशी के होने के साथ साथ दुख के लिए दुख भी लिए होते हैं। कवि बच्चन ने इसी मनोभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सुख में बीते हुए समय को याद करके भी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो खुशी के पल बीत चुके हैं वे अब दोबारा वापस नहीं आ सकते। सुख के बीते पलों को के साथ दुख के वर्तमान दिनों को जोड़ देने से मन व्यथित हो जाता है। पीड़ा में डूबे व्यक्ति के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से संभालना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और अपने कर्तव्य को भी नहीं निभा पाता। संवेदनशील कवि इस स्थिति को भली भांति समझते हैं, इसलिए वे अपने निजी जीवन के अनुभवों से बहुत दुखी होते हैं। परंतु केवल दुखी रहने से और अवसादों से, दुख से घिरे रहने से जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। इसलिए कवि का मानना है कि मैं खुद ही अपने वर्तमान को नष्ट कर रहा हूँ। इसका आशय यह है कि व्यक्ति खुद ही अपने आप को कष्ट देकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह सीख देना चाहता है कि जीवन के दुखों, अवसादों से निकलकर वर्तमान में जीवन यापन करना ही श्रेष्ठकर है, सही है, क्योंकि जो कुछ बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अपने वर्तमान समय को व्यर्थ करके, कर्तव्यों से भागकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आंसू प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सच्चे साथी होते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा साथी वह होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ हो। इसी तरह आंसू भी सुख और दुख दोनों में आपके साथ होते हैं। हमारे जीवन में हमारा प्रिय या संबंधी यदि हमारे पास नहीं होता, वो हमसे दूर होता है, तो उसके साथ बिताए गए अच्छे समय की यादें भी आंखों में आंसू ले आती हैं। ये आंसू खुशी के होने के साथ साथ दुख भी लिए होते हैं। कवि बने इसी मनोभाव को स्पष्ट करते हुए कहता है कि सुख में बीते हुए समय को याद करके भी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वे अब दोबारा वापस नहीं आ सकते। साथ ही सुख के बीते पलों के साथ दुख के वर्तमान दिनों को जोड़ देने से मन व्यथित हो जाता है। पीड़ा में डूबे व्यक्ति के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से संभालना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और अपने कर्तव्यों को भी नहीं निभा पाता। वह अपना समय बर्बाद करता है। केवल दुखी रहने से और दुखों से घिरे रहने से जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह सीख देना चाहता है कि जीवन के दुखों से निकलकर अपने वर्तमान में जीवन यापन करना ही सही है। जो बीत चुका है आप ना तो उसे वापस ला सकते हो और ना आप उसे बदल सकते हो। ठीक है, आइए अब हम लोग अंश 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अंश 3 एक बार वापस पढ़ेंगे। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आइए पहले हम लोग प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या देखेंगे।
इन पंक्तियों में कवि ने उन्माद और अवसाद के क्षणों को याद करते हुए मन पर होने वाले प्रभाव को व्यतीत किया है। यहां वह स्वयं को यादों के बंधन से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि के सुख और दुख की स्मृतियों में डूबे रहने से केवल दुख ही प्राप्त होता है। ये आप कभी भी देखेंगे, आप अगर बैठकर, आप अकेले हैं, आप अगर अपने बीते हुए समय के बारे में याद करेंगे तो आपको खुशी भी होगा और दुख भी होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचेंगे तो आपको केवल दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो पल बीत चुके हैं, आप अगर उसमें खुश भी रहे तो वो खुशी तो आप अभी वापस ला नहीं सकते, और अगर दुखी रहे तो दुख तो आना ही है। स्मृतियां चाहे सुख की हो या दुख की, कवि का मानना है कि इन्हें याद करके केवल पछतावा ही होता है, क्योंकि वह इन पलों को अपने जीवन में वापस कभी भी नहीं ला सकता। इतना सब समझते हुए कवि अपनी विवशता को व्यक्त करता है। जानते हैं कि यह विवशता क्या है? यह है यादों के बंधन से स्वयं को मुक्त न कर पाना। कवि ने बड़े ही मार्मिक तरीके से यह बात को कहा है कि यादों से छुटकारा पाना उसके वश में नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह कवि के साथ ही हो रहा है, यह सभी के साथ होता है। हमारे साथ भी कवि ने बड़े प्रभावी तरीके से जीवन पर यादों के पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ व्यक्त किया है। कवि का मानना है कि सुख और दुख की स्मृतियों में डूबे रहने से केवल दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह इन पलों को अपने जीवन में वापस कभी नहीं ला सकता। फिर भी कवि अपनी विवशता के बारे में बताते हैं। वह स्वयं को यादों के बंधन से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा है। कवि ने बड़े ही मार्मिक तरीके से इस बात को कहा है कि यादों से छुटकारा पाना उसके वश में नहीं है। ऐसा नहीं कि कवि ने बड़े प्रभावी तरीके से जीवन पर यादों को पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ व्यक्त किया है। ठीक है, आइए टिप्पणी देखते हैं। इस कविता में कवि ने शब्दों का संकेतात्मक प्रयोग किया है। सुख और दुख का अर्थ है सुख के दिन और दुख के दिन। आप जानते हैं कि कवि ने दिल भारी होना मुहावरे का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है दुखी होना या उदास हो जाना। आइए आगे देखते हैं। लाक्षणिकता का प्रयोग भी इस कविता में है, जब कवि कहता है सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूं मैं। इसका अर्थ है कि कवि पर यादें बहुत अधिक प्रभाव डाल रही हैं, वह पुरानी यादों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। भाव सौंदर्य देखिए। हर अनुभवी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अतीत के अनगिनत सुख दुख वाले दिनों को याद करता है। इन दिनों को याद करके वह वर्तमान में प्रसन्न होता है या उदास होता है। उदासी या दुख भाव की प्रभावशाली अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से इस बात की अभिव्यक्ति की है कि स्मृतियों या यादों से छुटकारा पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। वर्तमान के सूनेपन में स्मृतियां हलचल भर देती हैं। हर व्यक्ति जीवन में अतीत के अनगिनत सुख दुख वाले दिनों को याद करता है। इन दिनों को याद करके वह कभी प्रसन्न होता है, कभी खुशी होता है, तो कभी वह दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से इस बात की अभिव्यक्ति की है कि स्मृतियां या यादों से छुटकारा पाना किसी के लिए संभव नहीं है। आप जितना कोशिश करेंगे अपनी यादों से छुटकारा पाना, वो यादें उतना ही आपको परेशान करेंगी।
वर्तमान के सूनेपन में स्मृतियां हलचल भर देती हैं। आइए शिल्प सौंदर्य देखिए। इस भावुकतापूर्ण कविता की भाषा सहज सरल है। इसमें संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लाक्षणिकता भी है, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दिल भारी होना मुहावरा है। कविता की पंक्तियां प्रश्नात्मक हैं, पर वे प्रश्न न होकर बहुत कुछ होने को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आपने क्या सीखा? चित्रात्मक प्रस्तुति। उत्तर छायावादी कविता हम लोग पढ़े रामधारी सिंह दिनकर जी का और हरिवंश राय बच्चन जी का। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का भाव सौंदर्य, देश प्रेम, वीरता और औज का समन्वय, प्रेरणा, उत्साह और उमंग, वैराग्य का खंडन। शिल्प सौंदर्य, लाक्षणिकता, औजपूर्ण शब्दावली, तत्सम शब्दावली, लयात्मकता एवं गत्यात्मकता। हरिवंश राय बच्चन जी का भाव सौंदर्य, स्मृतियों का प्रभाव, सुख दुख की साथ साथ अनुभूति, वर्तमान के सूनेपन में स्मृतियों की हलचल, स्मृतियों से छुटकारा संभव नहीं। शिल्प सौंदर्य, सहज सरल भाषा, लाक्षणिकता, सांकेतिकता, प्रश्नात्मक शैली, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, आइए अब हम लोग योग्यता विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे, उनका कवि परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर में हुआ। उन्होंने बीए तक पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार पद पर कार्य प्रारंभ किया। वे राज्यसभा के सदस्य 1952 से 1964 तक रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति 1964 से 1965 तक तथा भारत सरकार में हिंदी सलाहकार 1965 से 1971 तक के पद पर कार्यरत रहे। उनकी लगभग 50 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। आगे देखिए। हिंदी काव्य जगत को छायावादी प्रभाव से मुक्त करने वाले कवियों में दिनकर का नाम प्रमुख है। दिनकर की प्रवाहमयी औज स्वनी कविताओं का हिंदी साहित्य में विशिष्ट महत्व है। उनके प्रमुख प्रबंधन काव्यों में कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मिरथी और उर्वशी 1961 ईस्वी में शामिल हैं। उनकी गद्य रचनाओं में संस्कृत के 4 अध्याय प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज आदि अनेक समीक्षात्मक निबंध भी लिखे। उनका देहवासन सन 1974 में हुआ। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया में हुआ था। आपने बीए की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की और सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए। आप राज्यसभा के सदस्य रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति और भारत सरकार में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आपकी लगभग 50 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, इनकी बाल कविता पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई गई। चीन द्वारा
भारत पर हुए आक्रमण से दिनकर को बहुत दुख हुआ और इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक ओजपूर्ण एक लंबी कविता की रचना की। आइए हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़िए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ। वे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में हैं। मधुशाला उनकी लोकप्रियता का आधार है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन किया। उसके बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। बच्चन जी ने अनेक विधाओं में लेखन किया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, खादी के फूल, बुद्ध और नाचघर सभी कविता संग्रह है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, निड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वार थे सोपान तक आत्मकथा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। बच्चन जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान मिले, जो हैं साहित्य अकादमी सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, सरस्वती सम्मान एवं पद्म भूषण। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में उनका देहांत हुआ। ओके। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ। वे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में हैं। मधुशाला उनकी लोकप्रियता का आधार रहा। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन किया। उसके बाद के भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। बच्चन जी ने अनेक विधाओं में लेखन किया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, खादी के फूल, बुद्ध और नाचघर सभी कविता संग्रह, और क्या भूलूं क्या याद करूं, निड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वार थे सोपन तक आत्मकथा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। बच्चन जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान मिले हैं, जो हैं साहित्य अकादमी सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, सरस्वती सम्मान एवं पद्म भूषण।